हिंदी के राह की रुकावटें। हम सेशन शुरू कर रहे हैं। जैसे शुरू होगा लोग अपना आते रहेंगे। जिसके लिए जो तीन विशेष मेहमान हमारे दरमियान हैं, हमारे गुरु, रिनाउंड स्कॉलर, हिंदी के विद्वान, ज्ञाता, जाहिर है शब्द सिद्ध इंसान है। कुछ कहना जो है एक चिराग को, सिर्फ सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होता है कि अगर आप अशोक जी का परिचय कराने आए, बस यही क्या कम है कि वो हमें नसीब है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। मैं गुजारिश करता हूँ कि आदरणीय जोशी से, सच्चिदानंद जोशी जी से, सर कल परसों भी तशरीफ़ ले आए थे और सर की कविताएं, उनके बारे में आप सभी जानते हैं कि वो, तो जोशी जी हमारे दरमियान आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। और डॉक्टर ओम निश्चल जी, वो हमारे दरमियान हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ ले आएँ। ओम निश्चल जी, हिंदी के राह की रुकावटें, क्या रुकावटें हो सकती हैं, कैसे, क्या, इस पर बात करके डॉक्टर रहमान मुसव्विर भी तशरीफ़ ले आए। तो ये सेशन ओम जी आपके हवाले। जश्न अदब का ये महत्वपूर्ण सत्र, हिंदी की राह में रुकावटें, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मंच पर विराजमान हैं डॉक्टर अशोक चकधर जी और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी। हिंदी की दुनिया में दोनों लोग बहुत ही सुपरिचित हस्ताक्षर हैं। अशोक चकधर जी प्रोफेसर, आलोचक, व्यंग्यकार और विभिन्न कला गतिविधियों में अग्रगण्य हस्ताक्षर हैं। वे जहाँ होते हैं वहाँ की महफिल अगर सोती हो तो जाग जाए। भाषा के मसले पर मुझे लगता है कि पिछले 4 दशकों से विभिन्न क्षेत्रों में वे कार्यरत हैं। इसी टेक्नोलॉजी, शब्द संसाधन और तमाम जो अन्य तकनीकी क्षेत्र हैं हिंदी के, जिससे कि कंप्यूटरों का जुड़ाव है, कंप्यूटर प्रणालियों का जुड़ाव है, उसमें लंबे अरसे तक काम किया और भारत सरकार की तमाम समितियों में वे सदस्य के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में इससे जुड़े हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस विषय पर, हिंदी की राह में रुकावटें पर, वे हमारे बीच आज चर्चा के लिए मौजूद हैं। दूसरे हमारे महत्वपूर्ण मेहमान हैं श्री सच्चिदानंद जोशी जी। आप सभी जानते हैं कि संचार और पत्रकारिता में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। पिछले 4 दशकों में इस क्षेत्र में उनकी भागीदारी बहुत उल्लेखनीय रही है। वे इस बीच एक ललित निबंधकार की भूमिका में भी अग्रगण्य हस्ताक्षर के रूप में उभरे हैं और पिछले 2-3 वर्षों में पल भर की पहचान और एक अल्प विराम जैसे उनकी रम्य रचनाओं के संग्रह हमारे सामने आए हैं। विभिन्न स्थितियों पर अपने विट, अपने कटाक्ष और अपने विदग्ध उद्घाटनों के ज़रिए वे हिंदी पर, हिंदी प्रजाति पर, हिंदी संस्कृति पर और राष्ट्रीयता पर अपने अपने तरीके से अपना मत रखते रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि जश्न अदब के इस जानदार सत्र में वे हमारे बीच हैं। हम इस चर्चा का आरंभ करते हैं। हिंदी की राह में रुकावटें, ये विषय ऐसा लगता है कि हिंदी की राह में कोई ऐसा स्पीड ब्रेकर है जो हमें आगे चलने से रोक रहा है। चूँकि यहाँ पर जितने भी हमारे विद्वान हैं, अशोक जी और जोशी जी और मैं खुद हिंदी की दुनिया से जुड़े रहे हैं, कोई अध्यापन से, कोई पत्रकारिता से और कोई व्यावसायिक क्षेत्र से, तो हिंदी के जो भी क्षेत्र हो सकते हैं प्रयोग के, उसका एक लंबा क्षेत्रफल हम लोगों के पास है अनुभवों का। हमें जानते हैं कि हिंदी है, हिंदी रहेगी, लेकिन हिंदी की राह में जो रुकावटें हैं वे बड़ी सूक्ष्म हैं। ऐसा कोई स्पीड ब्रेकर हमारे सामने नहीं है कि हमें हिंदी में आने से रोक रहा है। फिर भी हिंदी अगर कहीं रुकी हुई है तो दुष्यंत का वो शेर याद आता है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो पानी कहाँ ठहरा हुआ है और ये गतिरोध किस तरह के हैं। चूँकि मैं लगभग 40 साल सूचना, शिक्षा और
बैंकिंग के राजभाषा सेवा में गुजारने के बाद अभी भी ये नहीं कह सकता हूँ कि जिस काम के लिए मैं नियुक्त हुआ था वह काम किसी इतिश्री या किसी प्रतिफल या किसी प्रतिश्रुति के मोड़ पर पहुंच चुका है। बल्कि होता ये कि जब कोई एक काबिल आदमी जहां से छोड़ता है तो गंगोत्री फिर वहीं पर थम जाती है। कोई बांध बना लेता है, जैसे कहते हैं कि नहर गांव भर की पानी प्रधान का, कोई रोक लेता है। तो ये रुकावटें इस तरह की। अशोक जी अपने लंबे अनुभव में अध्यापन से जुड़े रहे हैं, आलोचना के क्षेत्र में बड़ा काम है, मुक्तबोध की समीक्षाई और कविताई, एक बड़े आलोचक के रूप में। और जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी की विविध क्षेत्रों में, जिसमें मनोरंजन से लेकर ज्ञान के जितने रंजन स्रोत हो सकते हैं, ज्ञान विज्ञान के स्रोत हो सकते हैं, उन सब में इनका दखल रहा है। और मैंने डॉक्टर नगेंद्र जी के पर्यवेक्षण में कुछ कोशों में भी हाथ बटाया है। मैंने ये देखा है कि हिंदी की राह में रुकावटें तो हैं, बड़ी सूक्ष्म रुकावटें हैं। अब जहाँ तक हम इस बात की शुरुआत करना चाहते हैं जोशी जी से, जो कि इस समय इंदिरा गांधी कला केंद्र में सदस्य सचिव हैं। और केवल सदस्य सचिव तो पद नाम है, लेकिन कलाओं के संरक्षण के मामले में हिंदी की दुनिया से जुड़े होने के कारण, हिंदी के लेखकों से बड़े नाजुक और बड़े सघन रिश्ते होने के कारण, हिंदी के प्रयोग के क्षेत्र जहाँ जहाँ पर हैं, खुद एक भारत सरकार की संस्था होने के नाते वे हिंदी के कार्यान्वयन से भी जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में जब थोड़ी बहुत प्रवाहमयता आती है तो उसमें एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जिसके आने के बाद बड़ी बड़ी हलचल मचती है, कुछ चीज़ें शुरू होती हैं और कुछ मोड़ तक आगे बढ़ती हैं, फिर कहीं ना कहीं उसमें गतिरोध आ जाता है, आता ही रहता है। लेकिन हिंदी के क्षेत्र में जितने संसाधन नए विकसित हुए हैं, उसके अनुकूल हमारी मानसिकता, हमारी नई आने वाली पीढ़ी उतनी जागरूक नहीं हुई है। तो एक तरफ हमारी जनता है, दूसरी तरफ हमारी सरकार है, सरकारी कामकाज है। इन दोनों के बीच एक शिक्षा व्यवस्था है, जिस शिक्षा व्यवस्था में हिंदी के हाथ बड़े तंग हैं। आप अगर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाएं तो वहाँ हिंदी बड़ी सीमित अवस्था में नज़र आती है। लेकिन इन सब सारे क्षेत्रों का जिसे विपुल अनुभव है, वे जोशी साहब हमारे सम्मुख हैं। मैं जानना चाहूँगा कि हिंदी की राह में रुकावटें अगर हैं तो क्या हैं, और अगर रुकावटें बहुत सूक्ष्म हैं तो इन रुकावटों को अपदस्थ करने के कौन तरीके हो सकते हैं। जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निश्चल जी। मंच पर श्रद्धेय प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी बैठे हैं। अब उनके सामने कुछ भी कहना मेरे लिए बहुत ही एक साधारण से व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता है। चूँकि पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा, संस्कृति और पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से थोड़ा बहुत जुड़ा रहा हूँ, इसलिए ये समझता हूँ और ये बार बार कहता हूँ कि हिंदी की राह में जो रुकावटें हैं वे वही सब हैं जो कहीं ना कहीं हिंदी के लिए एक तरह से लाभ के बिंदु बन सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि हमने हमारे जो लाभ के बिंदु थे उन्हीं को हमारी रुकावटों में बदल दिया। अभी आपने शिक्षा का जिक्र किया और बहुत सही जिक्र किया, क्योंकि ये समय है कि इस वक्त मैं इस बात का उल्लेख करूं कि जो सारी हमारी समस्या की पृष्ठभूमि है, अगर आप 1835 में जाएं, जब इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू किया था लॉर्ड मैकाले ने। दरअसल लॉर्ड मैकाले का नाम सब लोग लेते हैं कि मैकाले का भूत, मैकाले मैकाले, पर मैकाले ने दरअसल किया क्या, इस बारे में कोई विवेचन करने की दृष्टि से देखता ही नहीं। और इसलिए जब हम मैकाले की बात करते हैं तो हम शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन मैकाले ने जो कुल्हाड़ी चलाई थी वो हमारी भाषा पर चलाई थी, इसलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू किया। और मैकाले ने अपनी सरकार को और एक तरह से प्रकट रूप से ये स्टेटमेंट दिया, ये कथन किया कि हिंदी और उर्दू में जो तमाम साहित्य और शास्त्र है वो सब कुछ इतना घटिया और दोयम दर्जे का है कि उसे किसी यूरोप की किसी साधारण से पुस्तकालय की एक अलमारी में बंद करके रख दिया जा सकता है। और अगर भारतीयों का विकास करना है तो उन्हें सबको अंग्रेजी पढ़ना होगी। और उन्होंने फिर अंग्रेजी लाद के हम सबको मानसिक रूप से कहीं ना कहीं गुलाम बनाने की चेष्टा की। पहले कुंठित किया, हमें हमारे अंदर एक न्यूनता बोध विकसित किया और धीरे धीरे इंग्लिश हम पर लादते चले गए। और वो भूत इतना ज़्यादा हम पर हावी रहा कि स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी हम उस भूत से नहीं उबर पाए। शायद पहली बार ऐसा हुआ जब अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई और उसमें मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया। तो हमें समझना पड़ेगा कि इस सारी की सारी अवधारणा के पीछे वो 1835 का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। तो लोग कहते हैं कि कोई कहते हैं कि हम 35 साल बाद नई शिक्षा नीति में आए, कोई कहते हैं हम 75 साल बाद, लेकिन दरअसल हम 185 साल बाद उस दास्तां से मुक्त हुए।
ये जो फर्क है कि समस्या की सही जड़ में हम जा ही नहीं पाते, हमको समझ में ही नहीं आता कि दरअसल रुकावटें क्या हैं। हिंदी की सबसे बड़ी रुकावट हिंदी के अपने लोग हैं। अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विश्व की किसी भी भाषा को आगे बढ़ाने में, प्रोत्साहित करने में किसी दूसरी भाषा के लोगों ने कोई सहयोग नहीं दिया, उसी भाषा के लोगों ने सहयोग दिया। आज जब हम देखते हैं कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत है और भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और विश्व में भी संभवतः तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारतीय भाषा में ही विश्व की 5वें नंबर की भाषा भी बांग्ला है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। उसके बावजूद भी हम लगातार इस बात के लिए चिंतित होते रहते हैं कि हिंदी की राह में रुकावटें क्या क्या हैं। तो समझ में आता है कि सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपना दृष्टिकोण, अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी समझ के प्रति अपना दृष्टिकोण, अगर ये विकसित हो जाए तो शायद बहुत सारी रुकावटें, जिन्हें आदरणीय अशोक चक्रधर जी भी बताएंगे और निश्चित तौर पर वे इस विषय में मेरे से बहुत ज्येष्ठ और श्रेष्ठ विद्वान हैं, पर मुझे सबसे बड़ी बात लगती है कि हमें सबसे पहले और सबसे ज़रूरी अपनी भाषा के प्रति, अपने भाषा के प्रति आदर, सम्मान पैदा करना और आग्रह करना। अगर ये हो जाएगा तो ये रुकावटें दूर हो जाएंगी। हिंदी के क्षेत्र में जो अभी बुनियादी बात कही कि हमारा दृष्टिकोण माने व्यक्ति का दृष्टिकोण एक बड़ी रुकावट बन सकता है। बड़े मान मनोहारों के बाद हमने भी कहीं अगर हिंदी की एक लाइन लिखवाई है तो जिसे लगा कि सदियों की तपस्या का प्रतिफल है। तो बहरहाल, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस समस्या से पिछले 4 दशकों से न केवल अध्यापक के रूप में, आलोचक के रूप में, एक कवि के रूप में, एक चिंतक के रूप में, बल्कि सरकार की विभिन्न समितियों के अगुवा मार्गदर्शक होने के कारण और ख़ुद भी तकनीक में दखल रखने वाले अशोक चक्रधर जी यहाँ पर हैं। बात वे बहुत गंभीर तरीके से कभी नहीं कहते हैं कि आपको ये लगे कि बल्कि उसे भी आपको लगेगा कि किसी काव्यात्मक स्थापत्य में ढाल के कह रहे हैं। जब इन्हें मैं बुलाना चाहता हूँ तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी हिंदी के एक बहुत बड़े कवि ज्ञानेंद्र पति ने ये कभी कहा था कि हिंदी की गाय को दूहने वाले ज़्यादा हैं, खिलाने वाले कम। नंबर 1, हिंदी के एक बड़े महत्वपूर्ण कवि, लोकतांत्रिक कवि, राजनीतिक कवि रघुवीर सहाय ने कहा था कि हिंदी दुहाजू की बीबी है, और बड़े सख्त शब्द इस्तेमाल किए थे कि बहुत बोलने वाली, बहुत खाने वाली, बहुत सोने वाली, गहने गढ़ाते जाओ, सर पर चढ़ाते जाओ, वह मुटाती जाए, पसीने से गंधाती जाए, घर का माल मैके पहुंचाती आए, चाहे पड़ोसियों से जले और कचरा फेंकने को लेकर लड़े। यहाँ भी एक दृष्टिकोण उपस्थित किया इन्होंने। उसके बाद हमारे समय के बड़े आधुनिक कवि शिवोदय प्रकाश जी, जिनके कविता संग्रह का नाम ही है एक भाषा हुआ करती है, और लंबी कविता है। भाषा की क्या दुर्गति होती है, उसके पंडे, पुजारी, आलोचक, व्यापारी सबको वे आलोचना के दायरे में लेते हुए अंत में जो कहते हैं निष्कर्ष की, लेकिन देखो हर 5वें सेकंड पर इसी पृथ्वी पर जन्म लेता है एक और बच्चा, और इसी भाषा में भरता है किलकारी और कहता है माँ। ये हिंदी है। और कभी हमने भी, चूँकि हिंदी के पीछे जो सत्ता की ताकत है वो पैसे की ताकत है, सोने की ताकत है, चांदी की ताकत है, और हमने भी देखा कि हिंदी को एक सक्रियता प्रधान धक्का चाहिए। हिंदी अपने आप बहने वाली भाषा रही होगी, जब कबीर ने कभी कहा होगा भाका बहता नीर, लेकिन मैंने देखा कि हिंदी के चेहरे पर चांदी की चमक है। अद्भुत है, हिंदी के चेहरे पर जो चांदी की चमक है उसका रहस्य, यह रहस्य जाने को जो भी सरकारी व्यवस्था से होकर निकले हैं, और इस संकल्प के साथ कि वे सरकारी कार्य व्यवस्था को बदल कर रख देंगे, उसका मुखड़ा हिंदी में कर देंगे, बहुत कठिन है। प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी से मैं आग्रह करता हूं कि इस हिंदी की दुनिया को, विचित्र होती दुनिया को जिस तरह से देखा है, और तमाम समितियों में, तमाम ज्ञान विज्ञान के उन मंचों पर उनकी भागीदारी रही है, अब तक हिंदी कहाँ है जिससे उनकी रोज़ मुलाकात होती है? क्या वो केवल सम्मेलनों में है, कभी सम्मेलनों में है, या बाहर हमारी कार्य पद्धति में भी है, हमारे दृष्टिकोण में भी है, जिस दृष्टिकोण की बात श्री जोशी जी ने अभी उठाई। प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी। बंधुवर जोशी जी, ओम निश्चल जी, रंजीत, रंजन,
आप सब दोस्तों, हिंदी की राह की सबसे बड़ी रुकावट ये है कि हिंदी किसी की राह की रुकावट नहीं बनती है। क्या बात है, बहुत अच्छा। अगर हिंदी किसी की राह की रुकावट बनी होती तो वो एक उच्च पदस्थ शीर्ष स्थान से अपनी भाषा में किलकारी भर रही होती, उतनी ही प्रसन्न होती जितना वो बच्चा होता है भाषा जानने से पहले और किलकारी भरता है। उसी भाषा में हिंदी मुस्कुराती। अब देखिए, ओम जी ने भाषा की खादी पर काम किया है और भाषा को इतना अच्छी तरह से व्याख्यायित किया है अपनी पुस्तक में। वो पूरी पुस्तक बहुत पठनीय है। उसका एक पहलू है। दूसरा, प्रारंभ में जैसे कहा कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो दो मुद्दे इन्होंने प्रदान कर दिए कि यहाँ तक आते आते जहाँ सूख जाती है नदी वहाँ का क्या हाल है, और पानी कहाँ ठहरा हुआ है वहाँ का क्या हाल है। ये हिंदी के दो क्षेत्र हैं, एक तो सूखा प्रधान है और एक जल प्रधान है, जलवा प्रधान है, एक रूखा सूखा है। लें आप, तो एक इस दृष्टि से भी देखा जाए कि हिंदी का सूखाग्रस्त क्षेत्र क्या है। और वो जो गोरा था जब भारत में आया तो उसने सारे राजाओं को बता दिया मैं गोरा हूं और तुम्हें मेरे अधीन रहना पड़ेगा। उस गोरे के पास बाइबल थी। उसने सोचा कि बाइबल से मैं इस देश को जीत लूंगा। तो बाइबल से देश को जीतने के लिए उसने क्या किया, एक फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हुआ करता था, उसके 4 बड़े लेखक नामी थे, लल्लू लाल, शिवलाल नियाजी, एक अपने इंशाअल्लाह खां, एक और थे सदल मिश्र। उनसे भी पहले वो हिंदी के 4 पहले लेखक माने जाते हैं। और 19वीं सदी के वो बिल्कुल प्रारंभ से पहले 18वीं के अंत में काम करना उन्होंने प्रारंभ किया था। कॉलेज खुला था 19वीं की एकदम धुर शुरुआत। इंशाअल्लाह खां को पढ़िए आप। क्या रुकावट आई हिंदी की? पहली रुकावट ये आई कि इंशाअल्लाह खां की जो कहानी थी, रानी केतकी की कहानी, उसको हिंदी की पहली कहानी माना जाता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र तक को कोई परेशानी नहीं हुई, राजा लक्ष्मण प्रसाद को कोई परेशानी नहीं हुई जो उस समय के थे, और लक्ष्मण प्रसाद तो मैकाले के ज़माने के थे। लेकिन दिक्कत किनको हुई? आगे जब बालकृष्ण भट्ट और श्याम सुंदर दास और विमल बीए पास, जो है मातृभाषा के प्रचारक श्याम सुंदर दास, विमल बीए पास, उनको दिक्कत हुई कि भाई इंशाअल्लाह खां कैसे हिंदी की कहानी लिख सकता है ना। तो ये एक रुकावटी जहनी नज़रिया था। और जिसने अपने इंशाअल्लाह खां की वो जो कहानी है, रानी केतकी की कहानी, उसमें उन्होंने संकल्प पूर्वक ये कहा है कि इस कहानी में हिंदी छुट, न कोई और बोली, न किसी भाषा का पुट। ये उनका ओपनिंग सेंटेंस है। यानी हिंदी को छोड़कर और कुछ नहीं है इसमें। और हिंदी लिखी उन्होंने। अब वो हिंदी धीरे धीरे बदली। हर भाषा बदलती है मेरे भाई। कौन सी भाषा? मैंने तो अपने जीवन 40 साल बता रहे हैं, इनमें हर 5 साल पे बदलता देखा है। और अब जिसका मैंने एक कार्यक्रम परसों किया था बच्चों के साथ, जो स्टैंड अप स्पोकन वर्ड्स के मालिक हैं और अपनी शैली में बड़ा अच्छा कहते हैं। हमने पता ही नहीं था कि स्पोकन वर्ड्स का एक ऐसा बढ़िया वितान है। 100 करोड़ का कवि नाम का एक कार्यक्रम इन दिनों है जिसमें कि हम नई प्रतिभाओं को खोज रहे हैं हिंदी की। उनके जहन में हिंदी क्या है, और गर्व और अपमान, इन दोनों से अलग वो जीवनगत अनुभवों को हिंदी या हिंदुस्तानी या अपनी भाषा कहते हैं। तो हमारा एक तो रुकावट आ जाती है जब हम इसको गर्व का मामला मान लेते हैं। अरे मान लीजिए आप, एक बार गलती से मैं कह गया था कि भले ही अंग्रेजी में सर्व करो पर हिंदी पर गर्व करो, है ना।
तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए, जब हम कैसे ऐसा कर सकते हैं कि अंग्रेजी में सर्व करें और हिंदी पर गर्व करें ना। अच्छा, मैंने तो अपने अनुभव ज्ञान से निकाली थी ये बात कि जब मैं देख रहा हूँ भैया तुझे नौकरी मिल रही है अंग्रेजी से उसे सर्व कर और हिंदी पे गर्व कर। अब कोरा गर्व करने से तो पेट नहीं भरता, कोरा गर्व करने से तो ये तो हवाई भावनात्मक बात है, ये कोई व्यावहारिक बात तो है नहीं। तो ये भी नहीं कह सकते कि आप सिर्फ भाषा पे गर्व करो। भाषा क्या गर्व करने की चीज़ है? नहीं, भाषा तो व्यवहार की चीज़ है, भाषा तो हमारे सामाजिक सरोकार की चीज़ है। तो वो जो मैं मैं गोरा आदमी आया हूँ ब्रिटेन से, क्या चाहिए मुझे इस पूरे भारतवर्ष पर शासन करना है ताकि वो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन वैसा जलवा यहाँ भी हो सके। और यहाँ सुविधा ये है कि मुफ्त का श्रम है, मुफ्त का कच्चा माल है और फिर हम माला माल हैं। मैनचेस्टर है, पहनने के लिए चेस्टर है। तो उस जो गोरा आदमी था उसने क्या किया, इन 4 लेखकों से पहले उसने बाइबल का हिंदी अनुवाद कराया। और बाइबल का जो हिंदी अनुवाद उस जमाने में हुआ था, इसलिए हुआ था कि ये मुल्क हिंदी जानता है, हिंदी लिपि जानता है या उर्दू जानता है। अब कौन सी भाषा ज़्यादा चलती थी ये अभी हमें प्रामाणिक रूप से कहने का न तो अवसर है और न हमें ज्ञान है, क्योंकि न छापे खाने उस समय हमारे भाषाओं के पास थे, वो तो अंग्रेजी के पास थे। वो तो हम लकड़ी के गुटकों से जैसे तैसे 19वीं सदी के अंत में हमने छापना शुरू किया, ढंग की लगने वाली जैसी किताबें, लेकिन नहीं थी पुस्तकें। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस तरह से अपनी 25 पत्रिकाओं को छापा है, वही जानते थे कि किस तरह से वो प्रकाशित हुई। बाला बोधिनी कैसे निकलती थी, आनंद कादम्बिनी कैसे निकलती थी। इसका मतलब ये कि जब आप किसी दूसरे देश में आते हैं और आपकी मंशा वहाँ पर शासन करने की होती है और वहाँ के आर्थिक संसाधनों पर प्रभुत्व की होती है, तब आप धर्म का सहारा लेते हैं। और जब धर्म आपका पेनिट्रेट कर जाए, सब जगह चला जाए, तो वो एक काला इरादा होता है। तो जो मैं गोरा था वो मैं काले हो गया। क्या बात नहीं क्यों हुआ अब उसके मंतव्य देखिए ना, वो कैसे मैं काला हो गया। वो मैं गोरा जो था तब तक चलो धर्म तक सीमित था, वो भाषा का भी प्रचार कर रहा था, तो हमें बुरा नहीं लग रहा था, भाई तेरा धर्म है तू कर। हमारे देश ने कभी किसी धर्म का विरोध किया ही नहीं। और जब तक मुस्लिम नहीं आए थे तब भी लड़ते झगड़ते थे, तब भी वो ऐसा नहीं था। शैव शाक्त से लड़ रहा है, वैष्णव सहजिया से लड़ रहा है, सनातनी बौद्ध से लड़ रहा है, जैन बौद्ध से लड़ रहा है, पता नहीं कितने झगड़े। धर्म का तो आधार ही मूल झगड़ा है। धर्म जो समन्वय की बात है ना, वो नहीं होती। तो ये जो राह की रुकावट है, मैं धर्म को राह की रुकावट नहीं मानता। धर्म तो आपस में निकट लाता है और भाषाओं के व्यवहार को करता है सरल। तो जो बाइबल पढ़ने वाले हिंदू थे उनका धर्मांतरण हो गया, मान लीजिए, वो मानने भी लगे आस्था से ईश्वर को। अरे ईश्वर चाहे खुदा है, चाहे वो गॉड है, चाहे वो राम है, रहीम है, सब एक हैं। तो वो आस्थापूर्वक क्रिश्चियन हो गया, एक ज़माने में हो गए ना क्रिश्चियन। तो उसने कहा कि क्रिश्चियनिटी तो चलो आ जाएगी, लेकिन अंग्रेज़ी जो है ना हमें इसलिए चाहिए कि हमारी बात तो समझे। ये हिंदी गिट पे हमारी नहीं समझ पाता है, जो हमारी भाषा है नहीं समझ पाता, इसको सिखाओ ताकि कम्युनिकेशन हो। तो भाषा एक संप्रेषण का मुख्य माध्यम है, ये ब्रिटिशर्स ने जाना और शिक्षा नीति वैसी बनाई कि इनको अनिवार्य कर दो, या तो कोड़े से मारेंगे या भाषा से मानेंगे। जब भाषा में हम इनको गाली देंगे तो उनको समझ में आएगा ना कि हम गाली देना जानते हैं, तुम गाली सुनना सीखोगे। हम तुम्हें अंग्रेजी में गाली देंगे, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जब हम तुम्हें हिंदी में भी गाली देंगे तुम्हें समझ में आएगा। तो वो तो सारा शोषण का तंत्र था जो 18वीं सदी 19वीं सदी में चला और भाषा को लादा गया। जैसे बहुत सही बात जोशी जी ने कही कि एक आरोपित करने का जो पहला षड्यंत्र था कि इनको ऐसा कर दो, वो आज भी दिखाई देता है। आप देखिए ना, किसी भी पब्लिक स्कूल में फाइन हो जाता है बच्चों पे अगर हिंदी बोल दी तो। बताइए, ये लॉर्ड मैकाले आज तक उनके स्कूल में जीवित है, अदृश्य है। मैं काला था, मैं काले थे, अब वो हो गया मैं गायब वो है ना, वो मैं गायब रहूंगा, यहाँ पे जाऊंगा कहीं नहीं।
तो जो मैं गायब है इसको पहचानो कि कहाँ गायब हो जाता है। देखिए, हिंदी जो है बहुत सारी भाषाओं के योगदान से बनी है और संस्कृत जननी मानी जाती है। बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उन सब के भी सांस्कृतिक सूत्र भले ही कम हों, लेकिन संस्कृत के सूत्र आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। संस्कृतियाँ भिन्न हैं, लेकिन संस्कृत निष्ठता उसमें आपको बरोबर मिलेगी। तो धीरे धीरे हिंदी का विकास हुआ है और असल विकास अगर जो मानक हिंदी हम बोलते हैं या जो पत्र पत्रिकाओं की है या जो ओम निश्चल जी की परिनिष्ठित और इतनी सधी हुई हिंदी कि आप सुनने के लिए लालायित रहें कि कब ओम जी बोलें तो हम सुने, तो हमें हिंदी सुनने का आनंद आए। वाकई तो ये हिंदी जो बनी वो 19वीं सदी में बनी। भारतेंदु जी इसके समर्थक रहे, फिर उसका परिनिष्ठन महावीर प्रसाद द्विवेदी के ज़माने में हुआ। बाल मुकुंद गुप्त उस समय एक ऐसी मिली जुली भाषा के हामी थे जिसको भारतेंदु भी पहचानते थे और जानते थे, लेकिन वो मैं उस इतिहास में नहीं जाता कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के ज़माने में क्या हुआ। लेकिन कविता की भाषा तो ब्रजभाषा ही बनी रही, वो तो 20वीं सदी की शुरू में भी बनी रही। कविता की भाषा अवधी और ब्रजभाषा हैं और गद्य की और विचार की भाषा आपकी मानक खड़ी हिंदी बोली है। तो बहरहाल उन लोगों के सामने चिंता थी हिंदी को गढ़ने की और जनता के पढ़ने की, कि पढ़े, इसीलिए पत्र पत्रिकाओं का विकास हुआ। अब आज़ादी के मिलने के बाद कैसी आज़ादी मिली, किस तरह से मिली, वो गांधी के तरीके से मिली कि नेहरू के तरीके से मिली या अंग्रेज़ों के द्वारा जो मैं गायब था वो बना रहा वहाँ, आज तक बैठा हुआ है। अब हम इतनी सारी सरकारी समितियों में हैं, वहाँ पानी रुका हुआ है, वो पानी वहाँ से निकले तो सूखे में आए, है ना। पानी बहुत है हमारे पास। मैं इन समितियों में रहने के बाद इस बात को जान पाया हूँ कि पानी बहुत है। अब वो पानी कहाँ चला जाता है, यही चमन को अचरज भारी, पानी कहाँ चला जाता है ना। बादल खुलकर बरस रहे हैं फिर भी पानी को तरस रहे हैं। ये एक संकट है कि अगर सरकार को, जो हमारे बीच के बड़े अधिकारी हैं, अब उन्होंने एक काम शुरू किया पिछली बार के समितियों में जब सुषमा स्वराज जी के साथ थे, तो ये लगा कि हम कोई चीज़ बनाना चाहें। हमने चीज़ बनाई, सीडेक कंपनी ने कितने सारे सॉफ्टवेयर, लीप ऑफिस कब का शुरू किया, ये बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया है, तो हम उससे पहले से काम कर रहे थे। लेकिन क्या किया कि यहीं के बालक चले गए वहाँ, उन्होंने लीप वाली लीपा पोती वहाँ कर दी और वो वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया और चीज़ें हो गई। ये इस पे भी विस्तार में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो काम हम कर रहे थे उसको संज्ञान में न लेना, अपने लोगों को न पहचानना, अपनी मेधा की उपेक्षा करना और उसको हिंदी को ऐसा मानना। उस शेर में अगला शेर ये है कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। तो ये जो बोझा हमारी भाषा के ऊपर है और हम झुक के चल रहे हैं, इसका आप गलत अंदाजा क्यों लगाते हो? हम कितने बोझ में हैं। भाषा का चिंतक जो है, चाहे वो रामविलास शर्मा हो, जिन्होंने काफ़ी बोझा अपने ऊपर लाद के हिंदी को एक जन सामान्य की भाषा बताने का, बनाने का और सहजता का पक्ष लिया और सारी क्लिष्टता को हमारे ऊपर फिर लाद दिया गया। हम उस लदे पीठ से सारी पारिभाषिक शब्दावली अपने कंधे पे लादे हुए झुके हुए हैं राजभाषा विभाग के कार्यालय के आगे फिर भी सजदे में नहीं है। तो हिंदी सजदे में नहीं है, उसकी रुकावटें कितनी भी हों, हम सजा के धजा के कुछ ऐसा करेंगे जो हिंदी खुद कहेगी कि मैं खूब सज गई हूँ बेटा, अब मेरा व्यवहार करो। वाह वाह, बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, एक शेर हमारे दिमाग में भी आ गया है, बहुत आशावादी, चूँकि अशोक जी ने तो इतने क्षेत्रों में काम किया और मैं खुद जानता हूँ कि टाइपराइटर किस ज़माने में टाइपराइटर को देखा है,
फिर जूते उतार के कंप्यूटर कक्ष में जाते हुए देखा है, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, कंप्यूटर बिल्कुल पूजा भाव से, और अब ट्रांसलेशन के सॉफ्टवेयर, लीप ऑफिस, हिंदी प्रशिक्षण के सॉफ्टवेयर, हर चीज़ आपके दरवाजे पर है। और जो गैर सरकारी कंपनियां हैं मोबाइल की और कंप्यूटर प्रणालियों की, उन सब लोगों ने हिंदी को इतना आसान बना दिया कि अंग्रेज़ी आप लिखिए और हिंदी, ये बात अलग है कि कल आप हिंदी लिपि भूल जाएं, उस दुनिया में आप पहुंच जाएं, लेकिन आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो गई उसके बाद भी। लेकिन एक शेर, चूँकि अशोक जी आशावादी हैं, किसी शायर ने कहा कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। हिंदी के लिए इतना दुर्भाग्य भी नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट और चुनौतियां जरूर हैं कि हमारी मातृभाषाओं का स्वर बदल सकता है, हमारी माताएं बदल सकती हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, उनकी भाषाएं बदल सकती हैं, और भाषाएं बदल सकती हैं तो मातृभाषाएं बदल सकती हैं। संकट में हर भाषा होती है, किसी न किसी भाषा के शहीद होने पर कोई न कोई नई भाषा प्रकट होती है। बहुत सारी भाषाओं की इससे दुर्गति होती रहती है, लेकिन हिंदी के राह में रुकावटें पर जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो हम ये न मान लें कि हिंदी की राह में वाकई रुकावटें हैं, जैसा कि हम सजदे में नहीं हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ जोशी साहब से, चूँकि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ एक रोजगार प्रणाली भी है हमारी उच्च सेवाओं में। 1968 के राजभाषा संकल्प में ये संकल्प था कि भारतीय भाषाओं में उच्च सेवाओं की परीक्षाएं ली जाएं, उसमें हिंदी के प्रश्न पत्र अनिवार्य हों। लेकिन आज की तारीख में जो उच्चतर सेवाएं हैं, प्रशासनिक सेवाएं, उसमें आप देखें कि हिंदी के लोगों की भागीदारी 3% से भी कम है, और जो उसमें आ रहे हैं वे प्राथमिक बिंदु पर ही लगभग छांट दिए जाते हैं, और अंग्रेजी का वर्चस्व जो है वो 97% से कहीं अधिक है। तो एक तो ये है। दूसरा, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इत्यादि की जो परीक्षाएं हैं उसमें भी अंग्रेजी के 3 पेपर होते हैं, कॉम्प्रहेंसिव और डिस्क्रिप्टिव है तो हिंदी या अंग्रेजी। लेकिन 2 पेपर अंग्रेजी का देने के बाद कोई डिस्क्रिप्टिव में क्यों हिंदी चुनेगा, और हिंदी चुनकर वो क्यों 2वें दर्जे का कहलाना चाहेगा। बहुत सारी ये जो व्यवस्थाएं हैं रोजगार न देने की, जो हिंदी की एक ये विशेषता बनी हुई, इसके बावजूद कि राजभाषा है और भारत सरकार के संकल्प के अनुसार हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं, का क्षेत्र में 100% कार्य हिंदी में होना है, हिंदी में साक्षात्कार बोर्डों का गठन होना है, हिंदी में एक हिंदी माध्यम से प्रश्न पत्र होने चाहिए। एक और बात है कि हिंदी माध्यम के जो प्रश्न पत्र हैं उनके अनुवाद को समझने में आपका पुनर्जन्म हो जाए। जैसे आप गणित पढ़ें एक्सेलरेशन, तो उसमें त्वरण दिया रहेगा, कहीं वेग दिया रहेगा वेलोसिटी का, और इस माध्यम से विषय को समझने में कितनी कठिनाई होती है। रोजगार और जो अनुदित भाषा की जो कठिनाई है, इस मामले में जोशी साहब आप क्या अनुभव करते हैं? जो आपने बात कही सरकारी महकमों में का क्षेत्र की, थोड़ी सी बात वहाँ से शुरू करें। हम दिल्ली में ही बैठे हैं, बहुत दूर नहीं है यहाँ के तमाम भवन जो सब का क्षेत्र में ही आते हैं। एक राउंड लगाकर, एक चक्कर लगाकर तो देख लीजिए कि उसमें कितने प्रतिशत कागज़ हिंदी में लिखे जाते हैं। बिल्कुल। अब 5 साल का तो मेरा ही केंद्र सरकार का अनुभव हो गया। हिंदी में लिखे हुए पत्रों के जवाब आते भी हैं कि नहीं आते हैं पता ही नहीं लगता है। अगर आप हिंदी में कोई टिप भेजें तो कहते हैं सर इसको ज़रा अंग्रेजी में करके भेज दीजिए ताकि हम पढ़ लें। ये बैठे, मतलब इसलिए मुझे नौकरी अभी करनी है, फिर भी मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। और 100% काम जो है हिंदी में करना चाहिए। शायद अगर 10% भी हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। तो ये कथनी और करनी में जो अंतर है उसको भी देखना पड़ेगा। और वही बात फिर कहीं ना कहीं छन के आपके रोज़गार पर भी आती है, क्योंकि अपने अब दिमाग में ये बना लिया है कि हमें अंग्रेज़ी पढ़ने, जानने, लिखने, समझने वाले लोगों से काम करवाना है, इसलिए हम वैसे लोगों को चुनते हैं। हालांकि मज़े की बात यह है कि उनमें से अधिकांश की आधारभूत शिक्षा हिंदी माध्यम में हुई रहती है। मेरी खुद हिंदी मीडियम में शिक्षा हुई है और मुझे इस बात में कभी कोई शर्म नहीं आई, बावजूद इसके कि अंग्रेज़ी में भी मैं उतनी ही अच्छी तरह से लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये बात मुझे 10 जगह बोलनी चाहिए कि मैंने पूरी तरह से हिंदी माध्यम में पढ़ाई की है। लेकिन फिर भी जब मैं चयन करूँ, अगर मैं जो अभ्यर्थी है उससे पूछूं आपकी अंग्रेज़ी कैसी है और उससे अंग्रेज़ी में लिखवाऊं, या बार बार ये अंग्रेज़ी में बोल सकते हो कि नहीं, अंग्रेज़ी में कर सकते हो कि नहीं, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें उनके दिमाग में आ जाती हैं कि अब अंग्रेज़ी के बगैर काम नहीं चलने वाला है। दूसरी बात जो बहुत दुखद है, यहाँ भी इस मंच पर भी आप देखिए,
अंग्रेजी को कहीं ना कहीं हमने एलिटिज्म से जोड़ दिया है। अगर आप अंग्रेजी में हैं तो आप ज़्यादा पढ़े लिखे सांभ्रांत नजर आएंगे। हम फेस्टिवल जश्न अदब कर रहे हैं, जश्न अदब भाषा की फेस्टिवल है, पर हम पोइट्री फेस्टिवल उसको लिखना चाहते हैं। अशोक चक्रधर, सच्चिदानंद जोशी, ओम निश्चल सबके नाम अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है ये कहीं ना कहीं एलीट को प्रदर्शित कर रहा है। ये एक बड़ी और समस्या हो गई है। और इसलिए जब चाहे हिंदी का कितना भी अच्छा विद्वान हमारा विद्यार्थी हो, वो अंग्रेजी के उस दोयम दर्जे के व्यक्ति से इसलिए सिर्फ मात खा जाता है कि उसे या तो अंग्रेजी में लिखना नहीं आता या बोलना नहीं आता, और इस तरह का एक पूरा का पूरा नेटवर्क बन जाता है। और एक और मज़े की बात है जो मैं फिर एक बार यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि जो लोग अंग्रेज़ी में भी लिखते हैं उनकी अंग्रेज़ी भी बहुत ख़राब है। उन्हें बहुत भ्रम होता है कि उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। आप उनकी अंग्रेज़ी में भी 100 गलतियाँ निकाल सकते हैं। लेकिन आपने पूरा का पूरा आभा मंडल ऐसा बना रखा है कि बहुत गहरा मानसिक दबाव है कि साहब हिंदी में नहीं लिखना है, हिंदी में नहीं बोलना है, हिंदी में काम ज़्यादातर नहीं करना है। ये जब समितियां आती हैं तब निश्चित तौर पर एक उत्सव का माहौल होता है। आपने भी ऐसे कई उत्सव मनाए होंगे, यदा कदा मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ ऐसे उत्सवों को मनाने का, पर फिर वो सब रस्मी रह जाता है। अशोक जी बार बार कहते थे वो हिंदी पखवाड़ा मनाने के बारे में तो आपका बड़ा तीखा व्यंग है। तो आप साल में फिर 15 दिन क्यों हिंदी? आपके लिए तो 365 दिन आपके लिए हिंदी की सेवा है, हिंदी का काम करना है। और सीधी बात है, गर्व नहीं, बोलचाल की भाषा है। और जो हिंदी का मजाक उड़ाना, पिछली बार भी शायद इस मंच से मैंने कहा था कि ये जो अनुवाद का जो पूरा का पूरा गोरख धंधा है, एक तरह से ये व्यंग विनोद का धंधा हो गया है। आप थोड़े पीछे जाइए और देखिए हमारे टेलीविजन माध्यमों में, फिल्मों में भाषा का जो शिक्षक है, विशेषकर हिंदी का शिक्षक, वो आपके लिए कॉमिक पात्र होता है, एक मस्खरा उपहास का पात्र होता है। हिंदी का टीचर होगा तो कहीं ना कहीं व्यंग विनोद पैदा करेगा, क्योंकि वो कहेगा बालिके तुम द्विचक्र वाहिनी से क्यों नहीं आई, और फिर आपको हंसी आएगी। हम उस हिंदी का प्रयोग क्यों नहीं करते जो हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहते हैं? ये अगर मोबाइल फोन है तो ये मोबाइल फोन है, इसे मुझे दूर श्रवण यंत्र अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है ताकि मैं इसका माखौल उड़ा सकूं। अगर मैं ट्रेन से आता हूं तो मैं ट्रेन से आता हूं, लौहपथ गामिनी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं ताकि मैं कहीं ना कहीं आपको उस मजाकिया कटघरे में, जो स्टैंड अप कॉमेडी की बात कर रहे थे, मजाकिया कटघरे में खड़ा कर दूं। तो ये जो एक ऐसा अजीब सा चक्र है कि हम खाएंगे हिंदी की फिर भी बजाएंगे अंग्रेजी की। हम पूरे समय अगर हम इस तरह के दुष्चक्र में रहेंगे तो शायद बात नहीं बनेगी। आग्रही, फिर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आग्रही होना बहुत जरूरी है। और आग्रही नहीं होंगे तो केदारनाथ सिंह जी की बहुत सुंदर सी पंक्तियां हैं, चुप्पियां बढ़ती जा रही हैं उन जगहों पर जहां बोलना जरूरी है, वैसे ही बढ़ती जा रही हैं वे जैसे बढ़ते हैं बाल और नाखून। और हैरत इस बात की है कि किसी को गढ़ते भी नहीं। क्या बात! केदारनाथ सिंह जी की पंक्तियां हैं, किसी को चुभता भी नहीं, किसी को बुरा भी नहीं लगता, हम चुप बैठ जाते हैं। अभी हम उस आसन्न संकट की ओर देख ही नहीं रहे जो हमारे सामने खड़ा है। आप सिर्फ चीन और भारत की तुलना कीजिए। चीन आज से 20-25 वर्ष पहले चूंकि अंग्रेजी नहीं जानता था, इसलिए वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत से कहीं पीछे था। हमारे भारत के लोगों ने जाके उनको अंग्रेजी सिखा दी। आज वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में सबसे आगे हो गए और अब उन्होंने मैंडरिन में बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया है। आप पूरे चीन में जाइए, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ अंग्रेजी में है ही नहीं, वो उनकी लिपि में, उनकी भाषा में है। और हम अभी भी यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट, जो आपने बात कही ना, गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेके मैं हिंदी टाइप करता हूँ। हम कितनी अपने आप को कितना और गिराएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा सोचने की बात है। बहुत धन्यवाद। हिंदी की राह में रुकावटें पर जब मैं चर्चा कर रहा हूँ तो मुझे भी अपने रोजगार के दिनों में ये समस्या आती थी कि बैंकिंग के शब्द बड़े मुश्किल होते थे और सीख के तो कोई पैदा नहीं होता है। सीखते सीखते और उसे बताते बताते, अगर संस्कृत मूल का हो तो उसके उद्गम स्रोत तक पहुंचना, लेकिन हमें चाहिए कि वो कामकाजी भाषा तक पहुंचने के लिए
हमने आसान से आसान तरीके अपनाए, यहाँ तक कि हाइपोथिकेशन जैसा शब्द जो दृष्टिबंधक कहा जाता है, उसके और सरलीकरण के लिए मन राजी नहीं होता था कि उसको हम नज़रबंदी कह दें तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। दृष्टिबंधक, हाइपोथिकेटेड, जैसे कोई व्हीकल या वाहन आप ऋण लेते हैं तो वो दृष्टिबंधक होता है, बैंक को वो लिखा जाता है। तो इस तरह की हिंदी की राह में एक रुकावट शब्दावली की समस्या भी रही है। बैंकिंग शब्दावली, मानविकी शब्दावली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय और वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, 2 बड़े आयोग जो हमारे यहाँ पर हैं, उन्होंने कितनी शब्दावलियाँ बनाई हैं, तत्सम शब्दकोश, पारिभाषिक शब्दकोश, दुभाषा कोश, इतने कोशों के बावजूद, और डॉक्टर रघुवीर जैसा परम पराक्रमी शब्दकोशों की दुनिया का, जिसने किसी भी अंग्रेजी शब्द के लिए कोई वैसा अंग्रेजी अनुकूलन स्वीकार नहीं किया। उसने नहर के लिए कुल्या कहा, जो संस्कृत का शब्द है, रोड के लिए रथ्या कहा। ये बात अलग है कि प्रचलन की पायदान पर ये शब्द नहीं चले, प्रचलन में वही चलते हैं जो जनता प्रयोग करती हो, जो आम फैम प्रयोग में। चूँकि यहाँ पर अशोक चकधर जी हैं, और किसी भी भाषा के अनुकूलन में किसी कवि से अधिक कोई सक्षम प्राणी नहीं होता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो इंग्लिश की समस्या है, जो कि पत्रकारिता में भी काफ़ी प्रचलन में रही है, और हिंदी को एक तरीके से जो शुद्धतावादी में कहते हिंदी को बर्बाद करने का जो राह है, वो भी कुछ अखबारों ने अग्रसर की है। लेकिन कुछ अखबारों ने हिंदी की अपनी वर्तनी भी चलाई है। जब तक विद्यानिवास मिश्र थे नवभारत टाइम्स में, उसकी एक वर्तनी थी, या जनसत्ता में जब तक प्रभाष जोशी थे और आप भी थे, तो वहाँ एक अच्छी शब्दावली चलती थी। और ऐसी शब्दावली भी चलती थी कि वो देशज शब्दों को भी चलाया, हाँ, मालवी शब्दों को चलाया, और वो जो कि वो काफ़ी प्रचलन में थे। लेकिन अभी हमने देखा कि इंग्लिश का जितना बोलबाला है, उससे हमारी भाषा की पहचान मिट रही। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक पारिभाषिक का सवाल है, बैंकिंग में, कृषि में, विज्ञान में, आयुर्विज्ञान में, लेकिन आम फहम तरीके से अगर हम कहीं भाषण कर रहे हैं, कभी वक्तव्य दे रहे हैं, अगर लेख लिख रहे हैं, उसमें तो हमारी जिम्मेदारी होती कि हम भाषा को उस आसान पायदान पर रखें जहां वो समझ में आ जाए और कम्युनिकेटिव भी हो, संप्रेषणीय भी हो। हम प्रोफेसर अशोक चकधर जी से जानना चाहेंगे कि इस शब्दावली को, इंग्लिश को किस हद तक स्वीकार किया जाए, और इंग्लिश के बदले जो भाषा की शुद्धता है उसको किस हद तक कायम किया जाए, कुछ स्वीकार्य हो, सहज हो, और जो हमारी लिंगुआ फ्रैंका है उसकी अपनी प्रतिष्ठा भी बची रहे। प्रोफेसर अशोक चकधर। पिछले सत्र में एक उपन्यास पर बात हो रही थी, और ये कहा गया कि इस उपन्यास पे 1 घंटा बहुत कम है। हमें बहुत देर तक बात करनी है, अभी इसकी परतें अभी खुली नहीं है। तो हिंदी में तो बहुत सारे उपन्यास लेके गए, और बहुत सारी कविताएं भी हैं, समस्याएं भी बहुत सारी हैं। तो आप ये ना मान के चलिए कि हम कोई निदान बताने वाले हैं आपको कि रुकावटें हैं तो फिर दूर कैसे होंगी। बहुत सारे सलाहकार मिल जाएंगे कि दूर कैसी होंगी। मैं हिंदी सलाहकार समितियों में अनेक में रहा हूँ, और वहाँ ये क क्षेत्र, ख क्षेत्र, ग क्षेत्र बताया जाता है, और जितने भी लोग वहाँ बैठे होते थे तथाकथित क के ही होते थे, है ना। ख वाले, ग वाले तो कौन आएंगे वहाँ से। एक आध बैठे भी होते थे, चुप बैठे होते थे, जैसे कि मंत्री अगर ग क्षेत्र के हैं, लेकिन बहुत वो ध्यान से सुनते थे कि अपने क्षेत्र को मैं कैसे क क्षेत्र बना दूं। मैंने नहीं देखा दक्षिण भारत में हिंदी के प्रति बड़ा लाड़ दिखा के कि वहाँ हम ऐसा करेंगे, हिंदी प्रचार सभा, और वो कितनी कितनी समितियाँ बनती थी। तो वहाँ क्या हुआ कि एक अधिकारी ने कहा कि इस बार हमने 81% पत्र हिंदी में भेजे हैं। तालियां बजने लगी साहब, सब 81% तो बहुत बड़ी संख्या है। और वहाँ जहाँ के लिए कहा गया 100% होना चाहिए, आप कह रहे थे 100% पत्राचार है हिंदी में होना चाहिए, वहाँ 81। तो मेरी बारी आई, तो तब तक मैं कुछ दिमागी खुराफात कर रहा था, तो उसमें एक पूरी गज़ल हो गई उस समय, और उसका एक शेर ये था कि 81 पत्र तुमने प्यार से दिलदार को भेजे। 81 पत्र तुमने प्यार से दिलदार को भेजे, पता करना है वे 19 खत किस किस को जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये बताओ पहले जरा, तुम्हारी मोहब्बतें कहाँ हैं, ये बताओ। क्या बात है। जब आप पे बाध्यता है कि आप क क्षेत्र में हैं, आप 100% हिंदी का व्यवहार करेंगे, तो ये 19 काम क्यों हो रहा है। अब ये देखिए कि भय बिन होए न प्रीत गुसाई,
एक रुकावट का कारण ये भी है कि कोई डरता भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, और आज मैं अपनी इस स्थापना से बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हिंदी की राह की पहली रुकावट ये है कि वो किसी और के लिए रुकावट है ही नहीं, है ना। जिस दिन ये रुकावट बन जाएगी किसी की पदोन्नति की, जिनको ये जिम्मेदारी दी है कि आप इसको लागू करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, उन अनुशंसाओं का अनुपालन करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो जैसे कि अन्य अवसरों पे आपको पदावनत किया जाता है, आपको डिमोट कर दिया जाता है, ऐसे ही आपको कर दिया जाएगा। आप ये करके दिखाइए ना, 81 पे मत रुकिए। तो ये भी एक रुकावट है कि हम रुकावट है ही नहीं, हिंदी किसी की रुकावट नहीं है। हिंदी की सौम्यता, सरलता, उदारता, दारिद्र्य, जिसको वो समझते हैं, जो दारिद्र्य नहीं है, उसकी शक्ति यही है। वो सहन शक्ति भी नहीं है, वो वहन शक्ति है। हिंदी ऐसी नहीं है कि जैसे संस्कृत भाषा इतनी पुरानी रही, वैदिक संस्कृत रही, फिर लौकिक संस्कृत रही, तो हमारे यहाँ भी एक शास्त्रीय हिंदी है और दूसरी लौकिक हिंदी है। उस लौकिक को अलौकिक बनाने का तरीका यही है कि उसका द्वार ईश्वर के समान सबके लिए खुला रखो। अगर दूसरी भाषा के शब्द आते हैं, अब मुझे तो बहुत जल्दी से पकड़ा जा सकने वाला व्यक्ति हूँ क्योंकि मेरे वक्तव्य ऐसे वैसे हो जाते हैं। जैसे जब मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान का उपाध्यक्ष था तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि देश भर में हिंदी के शिक्षण को कैसे अच्छा बनाया जाए, और मैंने ऐसे ही कह दिया, जी हमारे देश में सबसे बड़ा रोड़ा है ये पारिभाषिक शब्दावली आयोग, इसको बंद कर देना चाहिए। अब वो मुझे पकड़ लिया राहुल देव जी ने कि देखिए ये हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष, ये कहते हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए। अब देखिए मैं तो एक कवि हूँ, मुझे आपने बना दिया, मैं बन गया, लेकिन बात तो हृदय की कहूँगा। भले ही मैं सरकारी उसमें आता हूँ कि मैं ऐसा वैसा कोई वक्तव्य न दूँ, तो फिर मैंने एक और लेख लिख दिया कि भाई क्यों बंद कर दिया जाना चाहिए। इसलिए बंद कर दिया जाना चाहिए कि उसका श्रम निरर्थक जा रहा है। भाई रघुवीर जी ने जो लिखा काम किया, उन्होंने कोई एक शब्द ऐसा नहीं छोड़ा अंग्रेजी का जिसके लिए उन्होंने हिंदी नहीं दिया। इतनी बड़ी डिक्शनरी, और उनमें से अगर 1% भी आप समझ जाएं समझेंगे ही नहीं। भाई मैंने एक बड़ा अच्छा सा वो लिखा था ग्लोबल वार्मिंग की हिंदी के लिए, मैंने किसी ने पूछा, मैंने 50 विकल्प दे दिए, लेकिन ग्लोबल हिंदी चला नहीं। पर मैंने ये कहा कि मैं चला नहीं सकता हूं इनको समाज में, एक भी नहीं चलेगा। तो फायदा क्या है उसका? अब जब आप मिलन जुलन कर लीजिए, ग्लोबल गर्मी कर लीजिए साहब, अनुप्रास अलंकार भी है, ग मिल रहे हैं, गा भी सकते हैं ग्लोबल गर्मी, रैप सॉन्ग बना लीजिए ग्लोबल गर्मी का, है ना। तो ये मिलन से और मिलनशीलता से जो हमारे समाज का आधारभूत सिद्धांत है, जीवन शैली है, उससे जो नाक भौं चढ़ाते हैं वो ऐसे ही बुजुर्ग के समान होते हैं जो अपने नाक के तले पौत्र का या पुत्र का नैन मटक्का नहीं देख सकते। भी वो तो होगा, मिलना तो होगा ही होगा। तो इस मिलन को शुद्धतावादिता से देखेंगे या व्यवहार की प्रज्ञता से देखेंगे? व्यवहार का जो आप शुद्धतावादी रहेंगे, प्रबुद्धतावादी रहेंगे या बुद्धतावादी रहेंगे। बुद्धतावाद वो जो मध्यमार्गी होते हैं ना कि हमें सब्बम दुखम, हर तरफ दुख है तो ये भी दुख झेल लेते हैं कि हिंदी रो रही है बेचारी, हिंदी के रुदन का आओ सब रो भारतवासी, है ना, ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। अब जो ये ज़माना है कंप्यूटर का ज़माना, जिसका मैंने आपसे जिसमें ज़्यादा प्राण में लगाए रखता हूँ, अपने आशावादिता का मूल आधार मेरा प्रौद्योगिकी में जुड़ा हुआ है और हम वो करना चाहते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि इमली नाम की एक योजना थी, जैसे एलेक्सा है, गूगल होम है, कोर्टाना है, सीरी है, ये सब डिजिटल स्पीकिंग डिवाइसेस हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे आपको उनके अपने डेटा बैंक के आधार पर उत्तर देते हैं। सीरी से कुछ भी पूछ लो, सीरी को गाली दो तो उसको गाली देने वाले के उत्तर भी हैं कि आप माइंड योर लैंग्वेज सर वो ये बोल देगी। तो
हर चीज उस कृत्रिम मेधा से के अवलंबन से उसके पास मौजूद है। हमने चाहा कि भाई हमारी भारतीय भाषाओं में भी ऐसा हो जाए, है ना। क्यों? क्योंकि उनके कौन से सर्च इंजन हैं? विकिपीडिया मान लीजिए है। मैंने बड़ा प्रयास किया, विकिपीडिया के दोस्तों को खड़काया, भाई चलो हम ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन विकिपीडिया के बारे में हमारे अधिकारियों ने बता दिया कि ये सोर्स जो है ना रिलायबल नहीं है, इसमें कोई भी ओपन सोर्स है। अशोक चक्रधर ने भी देख लिया कि मेरे किसी प्रेमी ने 15 पेज का डाल दिया मेरा परिचय, डला हुआ है। नहीं किसी को खटका होगा, उसने आधा कर दिया क्योंकि ओपन सोर्स है, कोई भी कुछ कर सकता है। फिर उनमें लड़ाई हो गई कि किसने काटा। संपादक मंडल भी नहीं है कोई ऐसा खास, आप कर ही सकते हैं। तो चलिए यहाँ तो गनीमत है कि भैया तुमने 16 पेज के आधे कर दिए, फिर आधे के भी आधे कर दो। 4 लाइन का होता है परिचय, उसमें क्या देना है। लेकिन आज़ाद तो है। लेकिन अगर एक ने लिख दिया कि अशोक चक्रधर की 2 शादियां हुई हैं बताइए ये ऐसा हो जाएगा। ये तो छपी चीज, ये तो छप गया। कहते थे अखबार में, अब तुम नहीं बदल सकते अपना बयान, ये तो छप गया। अब इसमें कम से कम ये है कि विश्वसनीयता नहीं है, कोई प्रामाणिकता का आधार नहीं है। तो अब हम ऐसा तो कर सकते हैं कि अगर हम राष्ट्रवादी हैं, तथाकथित राष्ट्र भाषा बनाना चाहते हैं हिंदी को, राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्रीयता हमारे अंदर है, तो अपने राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों के मानापमान का भी तो आप ध्यान रखेंगे कि वो क्या है। सूचनाएं तो करेंगे। अच्छा खासा हमारा इमली प्रोजेक्ट पास हो गया था, किसी अधिकारी ने कह दिया देखिए आप ये देख लीजिए आपके बारे में क्या लिखा है इसमें विकिपीडिया में, और वो इतना आग बबूला हो गई कि अच्छा ऐसा है। वो योजना ध्वस्त हो गई। अभी लेकिन मैं हारने मानने वाला नहीं, क्योंकि मैं सद्भावना से चल रहा हूँ। मैं काले नहीं हूँ क्या बात है, बहुत अच्छा। मैं गोरा हूँ श्याम वर्णी गोरा हूँ। इच्छा मेरी धार्मिक है, मेरे मन में बाइबल जमती है। तो अभी क्या हुआ कि एक विश्वविद्यालय लखनऊ में है, उसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी विश्वविद्यालय। ये मैं गया, 1 मार्च को गया था। अब वहाँ कोई हमारे प्रेमी थे, उन्होंने मुझे दीक्षांत भाषण के लिए बुला लिया। ये मेरे जीवन का पहला अवसर था कि दीक्षांत भाषण दिया, और मैंने भाषा पर बोला। उसमें वहाँ की राज्यपाल महोदया भी थी। मुझे लगा कि ये प्रांत जरा थोड़ा सा काम कर सकता है ना। तो अब उन्होंने उसका नाम रख दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। क्या बात, बहुत अच्छा। तो इस परिवर्तन में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि उर्दू, फारसी, अरबी भी पढ़ाई जा रही हैं, तो संस्कृत भी आ गई उसमें, तो गुजराती, मराठी भी आ गई, तो उनमें बांग्ला भी आ गई। और हम भाषाओं को, जो भारतीय भाषाओं का विश्वविद्यालय बनाएं, और इस देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हो जो कि भाषाओं को अध्ययन का केंद्र बनाकर उनके अंदर की सामंजस्य की योजनाओं को लाते हुए हमारे देश को सुदृढ़ बनाए। ये एक उसका मकसद। तो मैंने वहाँ इमली योजना को फिर उठा लिया और मैंने बताया वहाँ इमली क्या है। देखिए अंग्रेज़ी हमारे रक्त में इतनी घुल गई है कि अगर हम अंग्रेज़ी में भी सोच के कुछ हिंदी में करते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। तो मेरे जहन में एक्रोनिम से बनाते हैं ना, DDA, अब दिल्ली विकास प्राधिकरण, दीप्री व्रात प्रा तो नहीं बोलेगा ना, दीविप्रा चलेगा तो DDA है ना, है भले ही वो दिल्ली विकास प्राधिकरण। तो अंग्रेजी के एक्रोनिम्स ज़्यादा चलते हैं। तो मेरे जहन में एक ऐसी डिबिया, स्पीकिंग डिवाइस जैसे एलेक्सा है, और उसका नाम भी ऐसा हो कि जैसे एलेक्सा नाम बहुत प्रचलित नाम नहीं है अंग्रेजी और पाश्चात्य क्षेत्रों में, लेकिन लगता है कि हमारे घर का सा नाम है ना। ऐसे मुझे एक ऐसे नाम की तलाश थी। देखिए उल्टा कैसे मैं सोचना शुरू किया कि ऐसा हो कि वो सबको लगे प्यारी सी चीज़ है, महिला हो, एलेक्सा के समान। महिला आपको उत्तर देगी तो आप सुनना अच्छा लगेगा आपको, और वो आक्रामक भी नहीं होगी, गाली भी नहीं देगी। ऐसे नहीं कि बउआ जैसे करता है ना उसमें रेड FM में फंसा लेता है आपको, ऐसा नहीं होगा। तो वो था इंडियाज मल्टीलिंगुअल इंटरएक्टिव इंफॉर्मेशन, ये मेरा मंतव्य था। इंडियाज मल्टीलिंगुअल इंटरएक्टिव इंफॉर्मेशंस, इसका हो गया इमली। तो वो इमली से पूछिए, इमली बताएगी।
और इमली जो बताएगी उसके लिए हमारे पास खजाना होना चाहिए प्रश्नों के उत्तरों का। मैं दावे से बताता हूँ, कहता हूँ कि अगर मेरे इस सपने को साकार होने का एक मंच वहाँ मिलने की संभावना बन रही है, तो मैं अपने सारे दोस्तों से कहूँगा कि ऐसे उत्तर बनाओ उन प्रश्नों के जो लोगों के जहन में उठते हैं, और ऐसे उत्तर दो जो कांता सम्मत भी हो और स्रोत उनका विश्वसनीय हो और संक्षिप्ततम शब्दों में उसको रख दिया जाए। तो हमारे राह की बहुत सारी रुकावटें दूर हो पूरी हो सकती हैं। और वो 250-300 रुपये में एक डिबिया मिले तो आनंदीबेन पटेल मुग्ध हो गई। क्या बात। मैं आत्म श्लाघा पसंद नहीं करता हूँ, पर वो उस दिन मैंने पसंद की। उन्होंने की, अशोक जी भाषा पर इससे ज़्यादा अच्छा भाषण मैंने आज तक नहीं सुना। वाह वाह, मैंने कहा, बहुत ठीक अच्छा। है। और उन्होंने मुझे वहाँ प्रोफेसर एमेरिटस बनाया है और मुझे जिम्मेदारियाँ दी हैं। आप काम ना करिए कि हम तीनों उसके लिए बढ़िया से बढ़िया काम कर सकें। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। हिंदी की राह में रुकावटें पर इतना रोचक, ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक व्याख्यान शायद ही हो। समय बहुत कम है, श्रोता भी बहुत कम है। मुझे याद आता है कभी जॉर्ज सफरीज एक बहुत बड़े नोबेल प्राइज विनर पोएट थे, कहा करते थे कि ज़्यादा श्रोताओं के समक्ष में कविता पाठ नहीं करता हूँ, 2-4 काफ़ी हैं, और यहाँ उतने ही हमारे लिए काफ़ी हैं। बहुत धन्यवाद हिंदी की राह की रुकावटें विषय परिचर्चा में शामिल होने के लिए प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी श्रोताओं, हिंदी और अन्य भाषाओं के प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आदाब, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया ओम जी। श्रद्धेय आपका बहुत शुक्रिया। आपका क्या शुक्रिया करें, आपकी तो जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जोशी जी, एक पिछले दिन भी उस दिन रह गया था, अब आखिरी दिन है शायद, इसके बाद सर आपका सेशन नहीं है जोशी सर। तो एक डॉक्टर साहब हैं हमारे, वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा एक टोकन ऑफ हमारा एक मोमेंटो है जश्न अदब का, अगर वो हमारे और श्रद्धेय आप भी ज़रा सा हाथ लगा दें। श्रद्धेय हमारे पैट्रन हैं अशोक जी। और ओम जी के लिए भी श्रद्धेय।